हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में देखेंगे कि एज़्योर डेवऑप्स में हम CI/CD पाइपलाइन कैसे क्रिएट करेंगे डॉटनेट कोर प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने देखा है कि एज़्योर डेवऑप्स की सर्विसेज क्या क्या थी, डेवऑप्स क्या होता है, ओवरव्यू क्या था, कौन कौन इसको सीख सकता है। उसके बाद आपने गिटहब का एक सेशन देखा होगा। तो अगर आपने ये दोनों सेशन अच्छे से देखें तो अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिकली देखें, आपको मैं एक डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ जाता है तो आप कोई सा भी टूल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी तो हम एज़्योर डेवऑप्स पे देखेंगे, बट आप जेनकिंस यूज़ करते हैं या फिर AWS का कोई भी टूल यूज़ करते हैं, आप उन दोनों पे ईजिली CI/CD अचीव कर सकते हैं। या और भी कोई XYZ टूल यूज़ करेंगे उस पर भी अचीव हो जाएगा। बट प्रोसेस सेम रहता है, बेस कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, बट वे ऑफ डूइंग चेंज हो जाएगा, करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक प्रोसेस जो होता है, कॉन्सेप्ट्स, वो सारे यही रहेंगे। तो इस डायग्राम में सबसे पहले आप ये देखिए, बॉक्स जो है, ये जो बॉक्स है आपका, ये आपका जो बॉक्स है, इसमें काम करेंगे डेवलपर्स। तो जो भी आपके डेवलपर्स हो गए, जो भी कोडिंग कर रहे हैं या फिर जो भी कोई स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं डेटाबेस की। टेराफॉर्म के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये हम करते हैं टेराफॉर्म या ARM टेम्पलेट्स। बट अभी के लिए डेवलपर्स या कोडिंग रिलेटेड जो भी स्टफ़ होता है वो इस बॉक्स में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वो कोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको मैंने बताया था वो क्या करेंगे, गिट ऐड करके, गिट कमिट करके, गिट पुश करके सोर्स कंट्रोल, SCM यहाँ पे सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, गिटहब, एज़्योर रेपो, बिटबकेट। तो इनमें से आप अपना जो भी कोड यहाँ पे डेवलपर ने डेवलप किया, उन्होंने भेज दिया गिट पे, रिमोट रेपोजिटरी पे, गिटहब पे भेज दिया, एज़्योर रेपो पे भेज दिया, बिटबकेट पे भेज दिया, उन्होंने किसी भी रिमोट रेपोजिटरी पे भेज दिया, जिसे हम सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट टूल कहते हैं। अब आपको यहाँ तक पता है, हमने इससे पहले वाले सेशन में यहाँ तक पहुँचा भी दिया था, अपने लोकल से SCM में पहुँचा दिया था। तो ये काम डेवलपर्स का था, डेवलपर ने सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट तक कोड पहुंचा दिया। अब शुरू होता है सारा गेम, जो यहाँ से CI/CD का। CI में दो चीज़ें होती हैं, एक तो CI/CD अचीव करने के लिए एक बिल्ड प्रोसेस होता है, एक रिलीज प्रोसेस होता है। तो बिल्ड प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको बिल्ड प्रोसेस के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। बिल्ड प्रोसेस में हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, बिल्ड प्रोसेस से पहले एक सिंपल एक चीज़ देखते हैं। आपकी कोई भी वेब एप्लीकेशन है, कोई सी भी टेक्निकल स्टैक पर है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। मैं आपको सब बेसिक से समझा रहा हूँ क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ मुझे नहीं पता, और आप बेसिक से, अगर आपको ये पता है सारी चीज़ें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन में तीन चीज़ें मेन होती है हमारी। फर्स्ट होती है फ्रंट एंड, दूसरी होती है बैक एंड, दूसरी होती है मिडल वेयर, बोल सकते हैं मिडल वेयर, और तीसरी होती है आपका बैक एंड। अब मैं फ्रंट एंड में अगर आपको बोलूँ, कोई भी वेब, ये कि किसी एक वेब एप्लीकेशन के लिए नहीं है, जनरली जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो सबका यही होता है, तीन चीज़ें मेन होती है, फ्रंट एंड, मिडल वेयर, बैक एंड। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे डॉटनेट कोर है, डॉटनेट कोर में MVC अगर एप्लीकेशन लेते हैं तो आप वो C# में उसका फ्रंट एंड और मिडल वेयर लिख लेते हैं। बट सपोज़ आपकी एप्लीकेशन फ्रंट एंड की अलग है, जैसे उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, एंगुलर, रिएक्ट, और भी जो भी Vue.js। तो जनरली जितने भी हैं ये सारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हो गई, इसमें आगे भी हो सकती है। मिडल वेयर में आपने जावा यूज़ कर लिया, डॉटनेट यूज़ कर लिया, डॉटनेट कोर यूज़ कर लिया, तो ये आप मिडल वेयर की टेक्नोलॉजीज़ हो गई। ऐसी बैक एंड में जो भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे SQL डेटाबेस यूज़ कर लिया या फिर MongoDB यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे डिफरेंट आपने डेटाबेसेस यूज़ कर लिया। तो हमेशा तीन चीज़ों से आपकी वेब एप्लीकेशन बनती है। अब हम डॉटनेट की बात करते हैं, डॉटनेट कोर के लिए। तो डॉटनेट कोर में हमारा फ्रंट एंड जो है, फ्रंट एंड और बैक एंड बना हुआ है, वो बना हुआ है C# टेक्नोलॉजी, C# हमने यूज़ करा हुआ है, और MVC फ्रेमवर्क है। तो डॉटनेट कोर में हमारा फ्रंट एंड मिडल वेयर C# पे कम्प्लीटेड है, और बैक एंड के लिए हम SQL यूज़ कर रहे हैं।
तो जब भी कोई एप्लीकेशन होती है आपकी डॉट नेट कोर या कोई भी एप्लीकेशन होती है, तो वो आप लोकली भी, आपका जब डेवलपर उसको चलाता है अपने सिस्टम पे, तो वो सबसे पहले उसको करता है बिल्ड करता है। बिल्ड करने से क्या होता है, आपके पास अगर वो बिल्ड सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या होगा वो मैं बताऊंगा। अगर बिल्ड सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो एरर्स आ जाते हैं, और जब एरर्स आपको इनिशियल स्टेज पे ही पता लग जाएंगे, आपने जैसी ही अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करी और आपको इनिशियल स्टेज पे ही आपको एरर समझ में आ जाएंगे, तो उसको डेवलपर अपने आप से सही करता है। तो ऐसी हम यहाँ करते हैं, हमारी जब हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हम यहाँ पे बिल्ड करके देखते हैं। वो जो कोड आया है उसको हम बिल्ड करेंगे। एप्लीकेशन क्या है, कोड ही तो है। उस कोड को आपके रिमोट सर्वर पर आ चुका है, उसको हम बिल्ड करके देखेंगे। इस बिल्ड प्रोसेस में हम क्या क्या चीज़ कर लेते हैं, कंपाइल एप्लीकेशन की एप्लीकेशन को कंपाइल कर लेते हैं, यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं, स्टैटिक कोड एनालाइज कर लेते हैं, कोई स्क्रिप्ट जनरेट करनी है वो कर लेते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, इंफ्रा कॉन्फ़िग कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट, यही पॉइंट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, बट मेन हम बिल्ड प्रोसेस के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को एक बार रन करके देख लेते हैं, टेस्ट केसेस चला के देख लेते हैं, और उसका भी अगर कोई हमें स्क्रिप्ट जनरेट करनी है वो सब चीज़ें हम कर लेते हैं। इस बिल्ड प्रोसेस से हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमारी एप्लीकेशन में कोई एरर तो नहीं है। अगर वो एरर नहीं है, सब कुछ सक्सेसफुली बिल्ड हो जाता है आपका, तो आप सक्सेसफुली बिल्ड हो गया तो अब ये क्या करता है, कुछ आउटपुट जनरेट करता है। उस आउटपुट को हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स, टर्म्स में बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो उसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलेंगे। तो अब आप यहाँ से समझिए, हमारी जो एप्लीकेशन थी वो बिल्ड हो गई, बिल्ड होने के बाद वो सक्सेसफुल बिल्ड करी, उसके बाद वो सक्सेसफुली बिल्ड हुई। एरर होएगी तो यहीं से आप वापस अपने डेवलपर को बोल दोगे भाई पाइपलाइन फेल हो रही है। पाइपलाइन भी दो तरीके से फेल होती है, या तो कोड इशू आएगा या आपने कोई गड़बड़ कर रखी होगी। आपने जो गड़बड़ कर रखी होगी वो आपको समझ में आ जाएगी, लॉग्स के थ्रू आप देख सकते हो, और डेवलपर की भी जो गड़बड़ होगी वो कोड में समझ में आ जाएगी, वो भी हम देख लेंगे। मैं लॉग्स कहाँ होती है वो सब दिखा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो डेवलपमेंट वाला पार्ट डेवलपर करेगा, अगर आपसे कोई गड़बड़ी होती है टास्क की तो वो आप करोगे, वो अभी आगे देखते हैं। उससे पहले आपको ये समझ में आ ही गया होगा, डॉट नेट कोर एप्लीकेशन थी, बिल्ड हो गई सक्सेसफुली और उसने आर्टिफैक्ट जनरेट कर लिए। बिल्ड प्रोसेस कंप्लीटेड, बिल्ड पाइपलाइन कंप्लीटेड। यहाँ ये वाली पाइपलाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बारे में बात करते हैं सीडी। तो सीडी करने के लिए जो भी हमारा ये है आउटपुट, ये हमारा इनपुट जाता है सीडी में। जो हमारा यहाँ से बिल्ड आर्टिफैक्ट्स जनरेट हुए, जो भी आउटपुट जनरेट हुआ वो गया इस रिलीज़ पाइपलाइन में। तब रिलीज़ पाइपलाइन के थोड़ा समझते हैं। रिलीज़ पाइपलाइन बेसिकली क्या होती है, जैसे आपका जो भी बिल्ड हो गया, अब आपके लोकल सिस्टम में क्या होता है, आपका लोकली पीसी उसको डिप्लॉय कर देता है। जैसे आपने कोई, मतलब आपने देखा होगा लोकल होस्ट करके आप वेब ब्राउज़र पे अपनी एप्लीकेशन रन कर लेते हैं। तो लोकल होस्ट में क्या होता है, जो आपका लैपटॉप ही होता है ना, वो एज अ सर्वर काम कर देता है। तो आप बस जैसे ही बिल्ड करते हैं तो अपनी लोकल पे उसे डिप्लॉय कर देते हैं और लोकल होस्ट के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। बस ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है। अगर आप मुझे लोकल होस्ट और कुछ अपना यूआरएल देंगे तो उसको मैं नहीं चला सकता, बस आप अपने पीसी पर चला सकते हैं, आप एज एन इंडिविजुअल उसको यूज़ कर सकते हैं। बट सपोज़ आपको डिप्लॉय करनी है पब्लिकली, एप्लीकेशन पब्लिकली डिप्लॉय होती है जिसका आप एक यूआरएल देते हो। तो पब्लिकली डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास एक, मतलब दो तीन तरीके हैं। जैसे हम वर्चुअल मशीन्स पे कर सकते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं रिलीज़ के अंदर अगर हमारा ये इनपुट आया, अब इनपुट में हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा वर्चुअल मशीन, अगर हम वर्चुअल मशीन में ही डिप्लॉय कर लें। दूसरा वर्चुअल मशीन क्या होती है, एक तरह की मशीन होती है जो हमें क्लाउड में हम क्रिएट करते हैं, और AWS में बोले तो इसको EC2 बोलते हैं, और अगर एज़्योर में बोले तो इसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है वेब एप्स। अगर एज़्योर में बोले तो वेब एप्स होती है, और वहाँ पे बोलेंगे AWS में, अमेज़ॉन में तो इसको इलास्टिक बीन बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप कोई सा भी एक चीज़ अच्छे से करिए तो अपने आप ऑटोमेटिकली दोनों सेम ही हो जाती है। फिर वो बाद में आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्लाउड कोई भी अच्छा कर लीजिए। तो वर्चुअल मशीन, EC2, वेब एप्स, इलास्टिक बीन, तो ये हमारी दो सर्विसेज होती हैं जिसमें हम जनरली एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं।
अब हम एप्लीकेशन हमने डिप्लॉय कर दिया। एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के बाद हमें एक यूआरएल जनरेट होगा। कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे टास्क लगाएंगे, वो सब बाद में समझेंगे, बट पहले अभी कॉन्सेप्ट समझिए। फिर हमें ये यूआरएल मिलेगा। अब इस यूआरएल को मैं पब्लिकली किसी को भी देता हूँ, आप मुझे दीजिए, किसी और को दीजिए पब्लिकली, तो आप उसको एक्सेस करेंगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी। यही सारा प्रोसेस होता है किसी भी CI/CD का। अब CD भी कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट बोल रहा है, तो इसका मतलब भी यही है, जैसी आर्टिफैक्ट बिल्ड कंप्लीट होए आपका ये ऑटोमेटिकली रिलीज पाइपलाइन चल जाए, और जैसे ही आपका कोड डेवलपर बिल्ड करता है तो ऑटोमेटिकली बिल्ड पाइपलाइन चल जाए। तो यहाँ से ये रिलीज़ भी कंप्लीट हो गया। अब रिलीज़ के अंदर भी अब हम आगे, मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था, हमारे पास एनवायरनमेंट्स होते हैं, तो हम यहाँ से उसको भेजते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पे कि हमें डेव पे भेजना है, UAT पे भेजना है, या फिर प्रोडक्शन पे भेजना है। तो जैसे ही हमारा ये हुआ, ऑटोमेटिकली पाइपलाइन चली, बिल्ड कंप्लीट हो गया, ऑटोमेटिकली अब बिल्ड कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन भी जाएगा, डेवलपर्स को नोटिफिकेशन चला जाएगा आपका बिल्ड कंप्लीट हो गया है, ठीक है आपका। या फिर हम उस सिनेरियो में भेजते हैं, मैं अपने, अगर मैं रियल टाइम में बताऊं, मैं बिल्ड कंप्लीट पे नहीं भेजता, मैं भेजता हूँ बिल्ड फेल्ड पे। बिल्ड फेल्ड पे सिर्फ डेवलपर्स को भेजता हूँ कि बिल्ड फेल हो गया। अब बिल्ड फेल हो गया तो वो भी अलर्ट हो गया और मेरे को भी पता लग गया। अब देखिए, डेवऑप्स वालों से पाइपलाइन में शुरुआत में गलती हो सकती है, बट अगर बाद में वो कुछ बिल्ड फेल्ड हो रहा है तो वो 99% आपका कोड की वजह से होगा। जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे तो माइट भी आपकी वजह से हो सकता है, डेवऑप्स का कोई टास्क नहीं चल रहा होगा या कुछ पाथ में गड़बड़ होगी, वो सब चीज़ देख लेंगे। मगर आपने एक बार अपनी पाइपलाइन सेटअप कर ली और आफ्टर 5 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ बाद वो फट रही है, तो उसमें 99% वो डेवलपर की वजह से कोड में कुछ गड़बड़ होगी तो वो फटेगी। तो उनको अलर्ट हो जाते हैं, वो उनको मैसेज चला जाता है कि पाइपलाइन फेल हो गई। तो आप जाके लॉग्स चेक करके या तो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं उनको कि ये चीज़ का प्रॉब्लम है, या फिर उनके पास एक्सेस रहता है रीड ओनली, तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका बिल्ड कंप्लीट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कमिट किया आपने, यहाँ पे आपकी बिल्ड पाइपलाइन स्टार्ट हो गई, बिल्ड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिलीज़ पे आए। रिलीज़ में आपने जहाँ रिलीज़ करना चाहा वहाँ पे आपने रिलीज़ किया, वेब ऐप, वर्चुअल मशीन में। कौन से एनवायरनमेंट में करना चाहते हो आप वो भी उसको स्पेसिफाई करोगे कि भाई मुझे डेव पे भेजना है, UAT या QA पे भेजना है, या प्रोडक्शन पे भेजना है, वो भी आपके ऊपर है, आपने जहाँ भेज दिया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है एप्लीकेशन का, कोई चीज़ फट तो नहीं रही। तो ये लास्ट प्रोसेस होता है मॉनिटरिंग। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, सेकंड हमारा यहाँ पे पहुँचा, थर्ड हमारा यहाँ गया, फोर्थ ये हो गया, और फिफ्थ हमारा फाइनली ये हो गया। अब आप डेवऑप्स किसी भी कोई से भी टूल पे करिए, सारी चीज़ें यही होंगी, बस मैं बता रहा हूँ तरीका अलग हो जाएगा। यहाँ पे बिल्ड रिलीज़ बोल दिया, जेनकिंस में वहाँ पे कुछ और, जहाँ पे जॉब्स बोलते हैं। ऐसे ही आप कोई और टूल देखेंगे गिटलैब, तो उसमें भी गिटलैब में जॉब्स बोलते हैं। तो डिफरेंट वे हो जाएगा, बट एक फोकस करके अच्छे से समझिए, उसके बाद आप दूसरे भी कोई वीडियोस देखेंगे आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। होपफुली आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ देखते हैं। प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि एज़्योर पोर्टल पे जाते हैं सबसे पहले। एज़्योर पोर्टल, उससे पहले हमें पोर्टल लॉगिन करना होता है। पोर्टल लॉगिन कर लो, या फिर वरना एज़्योर पोर्टल पे आपको वो लॉगिन, डेवऑप्स के लिए भी लॉगिन के लिए बोलेगा। इससे अच्छा है आप पहले अपना पोर्टल लॉगिन कर लो, उसके बाद फिर एज़्योर डेवऑप्स पे क्लिक करो। एज़्योर डेवऑप्स पे स्टार्ट फ्री करो। तो हमारा ये पहला प्रोजेक्ट था जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम पहले क्लिक करते हैं
तो अभी तक बस सिर्फ रेपो का काम हुआ है जिसमें हमने अपना कोड भेज दिया। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फर्स्ट स्टेप अपने डेवलपमेंट की जगह जो कोड था उसको पुश कर दिया था सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट टूल में। तो हमारा ये कोड ऑलरेडी रेपो में पड़ा हुआ है, इसमें अलग अलग ब्रांचेस भी बनी हुई हैं। तो अभी हम डेवलप ब्रांच को लेके चलते हैं। अब पाइपलाइन पर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारा। सबसे पहली पाइपलाइन आप क्रिएट करते हो। अब इसको चीज़ को समझते हैं। ये आपने क्रिएट पाइपलाइन पे किया तो अब ये बोल रहा है वेयर इज़ योर कोड, और नीचे आ रहा है यूज़ द क्लासिक एडिटर। तो सबसे पहले हम क्लासिक एडिटर को देखते हैं। मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, या तो आप YAML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिख के पाइपलाइन क्रिएट करो, या फिर पहले आप UI से क्रिएट कर लो, फिर आप उसकी YAML को गेट कर लो और उसके बेसिस पे फिर आप YAML की प्रैक्टिस करो। तो ईजी वे यही है। एज अ बिगनर एक्सपर्टीज़ है तो आप YAML में लिख सकते हो, बट अगर आप ईजी वे और फर्स्ट स्टेप बिगनिंग से जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यूज़ द क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर में आपको UI के थ्रू आप सब चीज़ देख सकते हो। अभी हमारे देखिए, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आपका सोर्स है, मतलब आपका सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट कौन सा है। यहाँ पे सब है, एज़्योर रेपो जो इनका खुद का है, गिटहब जो आपको गिटहब प्रोवाइड कर रहा है, बिटबकेट या फिर अदर भी कोई वर्जन है। तो जनरली हम एज़्योर रेपो, गिटहब और बिटबकेट ही यूज़ करते हैं। तो अभी एज़्योर रेपो यूज़ कर रहे हैं। टीम प्रोजेक्ट हमारा यही है। रेपोजिटरी का नाम जो हमने बनाया था, पूछ रहा है ब्रांच कौन सी लेनी है फॉर दिस। तो अभी हम कौन सी ब्रांच के लिए कर रहे हैं, हम डेवलप ब्रांच के लिए कर रहे हैं। तो हमारी डेवलप ब्रांच हो गई। कंटिन्यू। यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है कि आपको कोई यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी डिज़ाइन होते हैं। जैसे अभी ASP.NET कोर है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ASP.NET कोर के लिए। हाँ, तो ये देखिए ASP.NET कोर का कोई टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने ईजीनेस के लिए टास्क ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखे हैं। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, एक एक चीज़ समझेंगे अपन यहाँ पे कि ये अप्लाई किया तो उन्होंने एक फॉर्मेट या फिर एक फ़्लो में हमें टास्क ऑलरेडी दे दिए। बट ये हर सिनेरियो में नहीं होगा, बट इनिशियली आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इस पर काम करेंगे, जैसे जैसे आप इस पर थोड़ा एक्सपर्टीज़ होंगे, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी टास्क मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम ये एक एक करके सारे टास्क देखते हैं कि क्या होता है, और इसको मैं शुरू से आपको समझाता हूँ। अब इसको आप बहुत ध्यान से और समझने की कोशिश करिए, तभी आपको आप कोई सी भी जॉब अपने आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा ऐसा रूल नहीं है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, पाइपलाइन। अब आप इस पाइपलाइन में यहाँ लेफ़्ट में देखेंगे, ये लेफ़्ट में आपको जो राइट में जो आपको टैब दिख रही है, एक तो विंडो टैब, ये एक पेन ये हो गया आपका। लेफ़्ट आपको सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट पेन आपको मैंने समझा ही दिया, इसमें क्या क्या होता है, सारी सर्विसेज वो सब। एक मिनट, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। इसको अब हम नहीं देख रहे। बीच वाले में आपको बीच का जो रेफरेंस होगा वो राइट में आएगा। जो अभी आप यहाँ क्लिक करेंगे किसी चीज़ पे, वो राइट में अपडेट होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे से देखते रहनी है। तो आप जैसे आपने फर्स्ट आप पहले क्लिक करिए। आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका नाम आ रहा है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, .NET कोर की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, राइट। तो मैं उसको लिख सकता हूँ .NET कोर ASP.NET कोर CI। आपको नाम अच्छे से, नेमिंग कन्वेंशन अच्छे से देना पड़ेगा वहाँ पे। जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो सारी चीज़ें आप स्मॉल में दोगे। ASP.NET कोर CI, जो भी आपको ठीक लगता है आप वो नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हो, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे नेम कन्वेंशन चेंज कर लिया, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे हम जो ये लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर आपको डिफरेंट टैब्स मिलेंगे या फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहला है टास्क, दूसरा है वेरिएबल्स, तीसरा है ट्रिगर, फिर ऑप्शन और हिस्ट्री। अब हम धीरे धीरे सारी चीज़ें चेक करते हैं। पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, व्हाट इज़, जो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि टास्क क्या होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले किसी भी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए हमें टास्क लगाने पड़ते हैं। तो ये वो सेक्शन है, टास्क लगाने पड़ते हैं। टास्क, कोई चीज़ को कंप्लीट करने के लिए टास्क लगाने पड़ते हैं। तो बिल्ड, पहले बता रहा है पाइपलाइन, बिल्ड पाइपलाइन, ठीक है। कौन सा है पाइपलाइन में, बिल्ड पाइपलाइन। अगर यहाँ रिलीज़ होता तो यहाँ रिलीज़ पाइपलाइन आता। पाइपलाइन में नेम आ गया एजेंट पूल। एजेंट पूल में ये बोल रहा है कि भाई आपका देखिए,
अब यहाँ पे एजेंट पूल समझिए। एजेंट पूल मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा होगा। यहाँ पे ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट और सेल्फ होस्टेड एजेंट दिख रहा है ना, ये सेल्फ होस्टेड एजेंट, वही वहाँ पे वो बोल रहा है एजेंट पूल। अब वो होता क्या है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। एजेंट पूल में हमारे दो तरह के एजेंट होते हैं, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट, एक होता है सेल्फ एजेंट। अब आप नाम से समझने की कोशिश करिए। माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट, पहली बात तो एजेंट क्या होता है? एजेंट एक वर्चुअल एक मशीन होती है जो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन, या फिर माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए बना के देता है। तो अभी हम जो देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझे। माइक्रोसॉफ्ट बना के देता है मतलब जैसे ही आपकी जॉब रन होती है तो बैकग्राउंड में एक मशीन बनती है, ये जितने भी टास्क हैं वो किसी मशीन्स पे ही चलेंगे। तो यहाँ पे जो एजेंट पूल है वो एज्योर पाइपलाइन मतलब माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है। और अगर डिफ़ॉल्ट प्राइवेट, देखिए होस्टेड तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, अगर आप खुद का बनाएंगे तो यहाँ पर वो नाम आ जाएगा, या फिर आप उसको डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं, आप डिफ़ॉल्ट नाम से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट की पाइपलाइन जो माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड होती है, इस मशीन का फ़ायदा क्या होता है? इस मशीन का यही फ़ायदा होता है, इसको मेंटेनेंस, इसको बनाने, इसकी मशीन का खर्चा सब वही देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से उनका ही सब कुछ है। जब पाइपलाइन में चाहिए जो उनसी मशीन चाहिए वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपकी पाइपलाइन। अब वो एजेंट पूछ रहा है जो उनसी मशीन मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपको उबंटू चाहिए, मेरे को उबंटू 20 चाहिए, मेरे को उबंटू 18 चाहिए, आपको विंडोज़ सर्वर चाहिए, विंडोज़ सर्वर 2022 चाहिए, तो ये आप कोई सी भी एजेंट यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप यहाँ डिफ़ॉल्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको अपने हिसाब से वो सारे एजेंट जो आपने मशीन ले रखी होगी वो ही यूज़ होगी। बट हमें तो अभी माइक्रोसॉफ्ट की लेनी है जिससे हमें जल्दी काम हो जाए, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट ले लिया और ये हमने पाइपलाइन में उसको एजेंट को स्पेसिफाई कर दिया। अब वो यहाँ पे आपसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें पूछ रहा है क्योंकि .NET प्रोजेक्ट है। यहाँ थोड़ा सा आपको अपने डेवलपर से, अगर आप न्यू हैं बिल्कुल, आपको नहीं पता भाई कौन सा प्रोजेक्ट में रिस्टोर होता है, कैसे होता है, तो आप अपने डेवलपर से उसका पाथ पूछ सकते हैं। **** स्टार, इसका मतलब वाइल्ड कार्ड है, इसके आगे कुछ भी हो हमें .csproj फाइल में जाके रिस्टोर करा देना है। तो वो प्रोजेक्ट में जाएगा, प्रोजेक्ट मतलब आपकी इस ब्रांच में ढूंढेगा .csproj कहाँ पर है, वहाँ पे जाके रिस्टोर चला देगा। रिस्टोर कुछ ऐसी ये ऐसा टास्क है रिस्टोर जिसमें आपकी जो भी लाइब्रेरीज होती हैं, जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं प्रोजेक्ट की, वो उसको जाके रिस्टोर कर लेता है, एज सिंपल। तो ये आपका रिस्टोर का टास्क हो गया। अब ये कह रहा है आपका प्रोजेक्ट टू टेस्ट का टास्क। एक मिनट, टेस्ट में मेरी स्पेलिंग क्या है मैं वो जाके देखता हूँ, क्योंकि टेस्ट ये आपको जो ये TES टेस्ट है या टेस्ट है वो आपको एक बार चेक करना है। तो ये प्रोजेक्ट में जाएगा और वहाँ से चेक करेगा। मैंने न्यू टैब में इसलिए खोला, वहाँ खोलता तो ये सारी चीज़ें लीव हो जाती। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है लीव हो जाए, क्योंकि एक में तो हमारे हो रहा है ना काम, इसलिए मैंने न्यू टैब खोला। अब आप यहाँ पर आओ, डेवलप ब्रांच ज़रूर देखना, क्योंकि अभी आप सारा काम डेवलप पे कर रहे हो, मास्टर पे करोगे तो माइट भी डिफरेंट हो। तो डेवलप पर आ गए। डेवलप पे अब हमारा क्या टेस्ट, देखो वेब ऐप यूनिट टेस्ट है, नॉट टेस्ट। तो यहाँ पे हमें इससे पहले कुछ भी हो और ये टेस्ट नहीं हो, टेस्ट हो, तो हमने इसको चेंज कर दिया .csproj। उसके अंदर जाएगा, उसका प्रोजेक्ट, इसको ढूंढने के लिए पाथ मिल जाएगा तो प्रोजेक्ट में जाकर ढूंढ लेगा। ये सारी चीज़ें आपको डेवलपमेंट टीम से मिल जाएगी। और बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ इसी तरह से वो बनाते हैं। आप भी अगर अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे या प्रोडक्शन लेवल या डेवलपमेंट लेवल कहीं भी देखेंगे तो यही मिलेगा। वहाँ पे कोई अलग से प्रोजेक्ट या स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर देते, प्रोसेस यही रहता है। तो आप csproj ढूंढना है, रिस्टोर करा दोगे, पाथ ऐसे दे दोगे, टेस्ट के लिए ऐसे दे दोगे, तो ये रिस्टोर का हो गया। अब देखो रिस्टोर में मैंने यहाँ पे दिया था ये चीज़ें, यहाँ से चेंज करी थी, बट यहाँ आप टास्क में देखोगे तो ये चेंजिंग का नहीं आ रहा, यहाँ पे एडिटेबल नहीं है। ये जो कर दिया आपने यहाँ पे पाइपलाइन में वो कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया। इट गेट सोर्स से आपको जो हमने इससे पहले वाली स्टेप में किया था, पहला पाइपलाइन समझ में आ गया, दूसरा गेट सोर्स आप नाम समझ सकते हैं, सोर्स कहाँ से लेना है, कौन से गिटहब से लेना है, या फिर आपको और कोई रेपोजिटरी से लेना है। तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सोर्स कहाँ से लेना है वो आपको इजीली आप सेलेक्ट करोगे, आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ये चीज़ समझिए। अब ये आ रहा है रन ऑन एजेंट। एजेंट मतलब मशीन, ठीक है। अब आप एजेंट मतलब मशीन, अब ये एजेंट जॉब 1 है, आप इसका नाम लिख सकते हैं। आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो, इसके लिए विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हो, राइट।
तो आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो आप विंडोज़ मशीन लिख दो। मैं आपको समझाने के लिए विंडोज़ मशीन लिख रहा हूँ, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इनहेरिट फ्रॉम पाइपलाइन, पाइपलाइन से इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। एज्योर पाइपलाइन होस्टेड वालों से इनहेरिट हो रहा है जो आपने उधर दिया था। एग्जीक्यूशन प्लान नन, पैरेललिज्म नन, ये सारी जो भी हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ दीजिए। मेन चीज़ आप ये देखिए इसमें कौन सी आप एजेंट पूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिस्टोर जो टास्क आता है, रिस्टोर टास्क नाम से ही पता लग रहा है इस प्रोजेक्ट में जाके वो रिस्टोर कर देगा। बिल्ड, बिल्ड मतलब जो मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया था, यहाँ पे बिल्ड करेगा, ठीक है। हर एप्लीकेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी और एप्लीकेशन चलाओ तो वो भी रिस्टोर करे, नहीं, बट बिल्ड तो हर कोई करता है। मोस्टली जावा भी बिल्ड करती है, .NET Core भी बिल्ड करती है, एक PHP बिल्ड नहीं करती, उसमें आप जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसको डिप्लॉय कर देते हो डायरेक्ट। तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी जब आप काम करोगे। एज अ बिगनर जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो इसी तरह से मैं चला था, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करता गया फिर अपने आप चीज़ें समझ में आने लगती हैं। डेवलपमेंट टीम से भी बात होती रहती है तो वो भी थोड़ा बहुत गाइड करते हैं कि यार ये पहले हमारे ये प्रोजेक्ट में ये चीज़ चलेगी तो उसके बाद ये होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं और इसको फॉलो करके आप अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आपको बिल्ड पता लग गया, बिल्ड हो जाएगा। स्पेसिफिकली आपको अगर डेवलपमेंट टीम कोई आर्ग्यूमेंट्स बोलती हैं तो आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये कुछ डॉलर के साथ दे रखा है, डॉलर बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक साइट बताता हूँ, एज्योर डेवऑप्स वेरिएबल्स। तो यहाँ पे एज्योर पाइपलाइन के कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल हैं। आप इधर आएंगे, आपको प्री डिफाइंड वेरिएबल मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे आप थोड़ा सा इस पेज को मतलब आप थोड़ा रीड करेंगे, ये ML फाइल छोड़ दीजिए, आपको बस वेरिएबल्स देखने हैं कि एज्योर पाइपलाइन में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। मैं वही चेक कर रहा हूँ एग्जैक्टली आपको कोई डिफाइन वेरिएबल, यूज़र प्री डिफाइंड वेरिएबल। तो ये यूज़र प्री डिफाइंड कुछ वेरिएबल रहेंगे। देखिए ये रहा एजेंट डॉट बिल्ड डायरेक्टरी। तो इससे आपको देखो उसमें बता भी रखा है, आराम से आप पढ़ो। यूज़र प्री डिफाइंड वेरिएबल में आपको सिंपल बता भी रखा है कि आपको कैसे कैसे वो करना है, मतलब आपको इसका क्या मतलब है। एक बार इसको अच्छे से समझते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि प्री डिफाइंड हैं एज्योर की साइड से। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सिंपली आपको बस गूगल पे जाना है और प्री डिफाइंड वेरिएबल एज्योर डेवऑप्स डालना है। यहाँ पे आप लेफ्ट टैब में जाके यूज़ प्री डिफाइंड वेरिएबल चेक कर सकते हैं। ये सारे वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट खुद से देती है। जैसे अब अपन अपनी पाइपलाइन को जाके देखें तो ये बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है, तो ये यूज़ हो रहा है। तो डिपेंड करता है हमें कब कौन सा, जैसे जॉब फेल का देखना है तो हम उसको जॉब फेल वाला भी जैसे देखा था, एजेंट जॉब स्टेटस। तो जो भी जॉब स्टेटस होगा आप अगर इसको यूज़ करते हैं कहीं पे तो वो सक्सीड हुआ है, पास हुआ है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मशीन नेम चाहिए तो इस तरह से आप एक बार गो थ्रू करिए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप उसके हिसाब से अपना एजेंट वेरिएबल्स लगा सकते हैं। तो ये हो गया एक पार्ट जिसमें हमने पहले देख लिया था रिस्टोर किस लिए होता है। रिस्टोर जो भी डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज होती हैं वो सारी रिस्टोर कर देगा। बिल्ड में बेसिकली CS प्रोजेक्ट फाइल में जाके वहाँ पे बिल्ड स्टार्ट होगी। उसके बाद टेस्ट, अगर हमें जो भी टेस्ट फोल्डर, जो भी डेवलपर टेस्ट केसेस लगाते हैं उसका हमें पाथ देना होता है। उस पाथ के बाद वो टेस्ट केसेस को रीड कर लेता है और उससे देखता है वो कितने पास हुए कितने फेल हुए। तो हमने टेस्ट का ऊपर ही दे दिया था। अब ये सारी चीज़ें जो भी इसका आउटपुट आएगा वो पब्लिश कर देता है, पब्लिश कर देगा। तो अब इस जो भी इन तीनों का आएगा वो इस टास्क में आ जाता है पब्लिश में। पब्लिश मतलब आप जैसे समझ रहे जो भी आउटपुट आया, जो भी आया वो पब्लिश हो जाएगा। तो अब इन पब्लिश को हमें किसी एक फोल्डर में लेना होता है। तो इन तीनों का स्टेप का आउटपुट इधर आ गया और अब इन सबका आउटपुट को हमें एक फ़ोल्डर में लेना है। तो इस फोल्डर के लिए हम पब्लिश आर्टिफैक्ट करके एक फ़ोल्डर लेते हैं जिसको नाम देते हैं ड्रॉप। तो आप यहाँ पर रख के देखिए आपका बिल्ड हो गया, सक्सेसफुली हो गया। अब हमें आउटपुट चाहिए तो मैं इस आउटपुट को यहाँ पे इस ड्रॉप नाम के फोल्डर में ले रहा हूँ। तो मेरा आर्टिफैक्ट नेम क्या हो गया, ड्रॉप। पाथ टू पब्लिश बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेज, एक मिनट, बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी, ये पाथ है। और आप ये पाथ देखेंगे यहाँ पे आउटपुट, देखिए आउटपुट कहाँ दे रहा है, बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी। तो इन सब का जो भी आउटपुट आ रहा है हम उसको इसमें रख रहे हैं और इससे हम एक ड्रॉप फोल्डर में रखवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये तो सारा आपका पाइपलाइंस में मतलब आपकी एक मशीन में चल रहा है, बट आपको एक
फिजिकल जगह जहाँ पे फोल्डर में कहीं तो उसका आउटपुट स्टोर कराना पड़ेगा, तो हम उस स्टोर को यहाँ पे उस आउटपुट को एक ड्रॉप नाम के फोल्डर में स्टोर करा रहे हैं। जैसे ये पाइपलाइन अगर सक्सेसफुली रन होती है तो फिर आपको फटाफट से आप जैसे ही इसको पाइपलाइन स्टोर होगी तो आपको ये फटाफट सारी चीज़ें, ये पूरा पाइपलाइन सक्सेसफुली रन होने के बाद आपका ये जो भी आउटपुट आएगा वो इस ड्रॉप फोल्डर में चला जाएगा। होपफुली आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। रिस्टोर से रिस्टोर हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद आपका जो भी आउटपुट आएगा वो इधर समझ में आ जाएगा। आपको कुछ भी चाहिए होता है, जैसे सपोज अभी तो .NET, अभी कुछ आपको चाहिए होता है, कोई टास्क ढूंढना है तो ये प्लस पे क्लिक करिए, और जैसे आपको पावर शेल का कोई टास्क लगाना है तो यहाँ पे पावर शेल सर्च करिए, पावर शेल। तो ये पावर शेल आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पावर शेल दिख जाएगा पार्ट, राइट। तो इस तरह से हम पावर शेल या कोई भी जो भी हमें रिक्वायरमेंट टास्क हैं वो कर सकते हैं। अगर आप इसको ही राइट क्लिक करेंगे इनमें से टास्क को, तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप किसी टास्क को डिसेबल करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, जैसे पब्लिश आर्टिफैक्ट को मैं क्लोन करना चाहता हूँ तो मेरा क्लोन हो गया। इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। इस तरह से हम सारे टास्क लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो भी जॉब होती है किसी मशीन पे चलती है, तो उस मशीन का हमने देख लिया, विंडोज़ मतलब एजेंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे इसके अंदर टास्क होते हैं, तो ये सब टास्क में होते हैं। होपफुली ये आपको सारे प्रोसेस और ये टास्क और ये सारे एक एक टास्क आपको समझ में आ गया, विंडोज़ समझ में आ गई। अब हम अगला देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी, उसमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको। जो अभी हमने बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो वेरिएबल हमने यहाँ देखा, प्री डिफाइंड जो वेरिएबल मैं आपको बोल रहा था, उसकी वैल्यू भी तो कहीं से आ रही होगी। तो वो वेरिएबल देखिए, यहाँ से डॉलर लगाने से बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू यहाँ से वो रिलीज़ भेज रहा है। तो जब आप पहली बार कुछ भी बनाते हैं पाइपलाइंस, तो वो यहाँ से आप उसकी वैल्यू यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यूज़ यहाँ होती हैं। आप चाहें तो अपनी खुद की भी बना सकते हैं। जैसे अब आने वाले में मेरे को DB कनेक्शन की चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे कनेक्शन डाल दूंगा, डॉलर से वहाँ दूंगा। तो ये एक तरह से आपका वैल्यूज़ यहाँ से आप दे सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ हमारी पाइपलाइन में यूज़ हो रही होती है। एक्सेस करने के लिए डॉलर नेम लिख देते हैं, सिंपल है। उसके बाद वेरिएबल ग्रुप्स आता है। वेरिएबल ग्रुप्स का मैं आपको जब कीवर्ड सेक्शन वाला चीज़ समझाऊंगा, उसमें वेरिएबल ग्रुप को देखेंगे। प्री डिफाइंड वेरिएबल का ऑप्शन यहाँ भी अगर आपको सर्च करना हो, सिंपली गूगल पे ना जाके आप यहाँ भी क्लिक करेंगे तो आपको जो भी प्री डिफाइंड वेरिएबल होंगे वो हमारे, आप जो मैंने आपको पेज खोला था वो यहाँ से आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रिगर्स की। ट्रिगर्स मैं आपको पहले अपने डायग्राम पे ले चलता हूँ। इस डायग्राम में आपने देखा था जब आपके डेवलपर्स कमिट कर देंगे या पुल रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी पाइपलाइन चल जानी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं CI। तो ये CI करने के लिए हमें अपनी ये ट्रिगर सेक्शन पर आना है और हमें इसको एनेबल कर देना है। तब हम इसको एनेबल कर देंगे तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जैसे ही आपका ट्रिगर होगा, कमिट होगा कुछ भी, तो आपका ये इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। अब ये देखिए साफ बोल रहा है, बैच चेंजेस वाइल द बिल्ड इज इन प्रोग्रेस। इस पे भी आप इसको कर सकते हैं अगर आप बैच चेंजेस चाहते हैं जब आपका बिल्ड प्रोग्रेस में हो। शेड्यूल का देख लेते हैं। ये तो आपका एक तरीका है, जब भी कमिट होंगे तभी वो चल जाएगा। दूसरा तरीका है अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं। शेड्यूल करने के लिए आप मंडे से सैटरडे संडे कब चाहते हैं तब शेड्यूल हो जाएगा। टाइमिंग क्या देना चाहते हैं, अगर पाइपलाइन में देखिए एक तो होता है चलेगा ही चलेगा, जो भी आप टाइम फिक्स कर देंगे उस पर कोई चेंजेस हो या नहीं हो, बट आपकी पाइपलाइन रन होगी। बट आप चाहते हैं नहीं, जब कोई चेंज हो तभी वो चले उस टाइम पे। सो इसमें साफ लिखा हुआ है इस बॉक्स को, ओनली शेड्यूल बिल्ड इफ़ सोर्स और पाइपलाइन हैज़ चेंज। अगर इसको अनटिक करेंगे तो हमेशा उस टाइम पे चलेगी, बट इसको टिक करने पे आपकी पाइपलाइन का अगर सोर्स में कुछ चेंज होगा तो ही वो उस टाइम पे चलेगी, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगी। तो यहाँ से आप कंटिन्यूस इंटीग्रेशन अचीव कर सकते हैं। आपने पाइपलाइन क्रिएट कर ली, वेरिएबल सेट हो जाते हैं प्री डिफाइंड, अगर आपको करने आप कर सकते हैं। आपने ट्रिगर कर लिया, राइट। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, कोई खास ज़्यादा यूज़ नहीं होते। बट एडवांस लेवल जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपकी कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है तो उस बेसिस पे आप इस ऑप्शंस को आके चेक कर सकते हैं। बट एज सच कोई इतने खास ऑप्शंस हैं नहीं। उसके बाद अगर आपको कुछ हिस्ट्री देखनी हो तो हिस्ट्री रिलेटेड स्टफ आप पाइपलाइन की यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको ये सारी टैब्स क्लियर हो गई होंगी। टास्क पर आते हैं। अब हम अपनी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की फर्स्ट बार पाइपलाइन पहले हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद
यहाँ पे ये क्यू का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से इसको रन कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे जाएंगे, सिंपली ये आपकी मशीन उबंटू बोल रहा है, ठीक है। अब मेरे को कैंसिल करना है, मुझे उबंटू नहीं, क्योंकि डॉटनेट कोर है, मैं चाहता हूँ विंडोज़ मशीन पे चले। तो यहाँ से मुझे विंडोज़ जाके सेलेक्ट करनी है, VX 2016 कर लेता हूँ और मैं उसको सेव, एक तो मैंने सेव और क्यू समझा, एक ये फर्स्ट बटन ही आपका सेव क्यू दोनों कर देता है। आप इसको रन कर दीजिए। कमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे कुछ फर्स्ट, जैसे आपने कहा फर्स्ट रन, तो ये आपका कमेंट हो गया। पूल आपका स्पेसिफिकेशन, ब्रांच सब आ रही है, आप इसको सेव एंड रन कर दीजिए। अब देखते हैं फर्स्ट टाइम ये कैसे आउटपुट देता है, सही चलता है या नहीं चलता है। अब देखिए आपको लॉग्स चेक करनी हो किसी की, तो आप सिंपली विंडोज़ जो आपका जॉब्स है उस पर जाइए। इसने एरर दे दिया है, नो होस्टेड पैरेललिज्म हैज़ बीन परचेज्ड और ग्रांटेड, टू रिक्वेस्ट अ फ्री पैरेललिज्म ग्रांट फिल आउट द फॉर्म। कुछ इसको इशू आया है, लेट मी, ये कुछ इशू जो है ये परचेज से रिलेटेड है, फ्री है तो उसके लिए कुछ इशू आया है, देखते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख गया ये इशू कि ये पाइपलाइन से रिलेटेड है, हमारा ही है, ये डेवलपर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें इसको रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए अब हम चेक करते हैं। जस्ट मिनट, एडिट पे जाते हैं। एक पाइपलाइंस पे जाते हैं, ASP.NET कोर पे जाते हैं, और ये क्या बोल रहा है, नो होस्टेड पैरेललिज्म, नो होस्टेड पैरेललिज्म, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। तो हमारा ये इशू आ रहा था, इसमें लिखा हुआ था, मैंने अभी देखा इसको और थोड़ा मैंने भी गूगलिंग करी, तो मुझे भी ये पता लगा कि पहले ही अलाउ कर रहा था प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को, बट अभी ये प्राइवेट प्रोजेक्ट को अलाउ करने के लिए एक फॉर्म फिल करने के लिए बोलता है, जिसमें आपको अपना फॉर्म फिल करके भेजना होता है। उससे फिर ये थोड़ा टाइम लेते हैं, 2 से 3 दिन। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको प्राइवेट रेपोजिटरी, मतलब प्राइवेट प्रोजेक्ट ना करके पब्लिक कर देता हूँ। फिर चला के देखते हैं कि अगर मैं पब्लिश कर देता हूँ परमिशन, तो फिर उसके बाद अगर ये चलता है तो लेट्स सी। तो इसी तरह से आपको भी थोड़ा गूगल करना होगा अगर कोई बग आ जाता है आपके उसमें, और इजीली आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे, परमिशंस पे एंड ओवरव्यू पे जाके देखते हैं। तो ये विजिबिलिटी प्राइवेट है, इसको मैं पब्लिक करके सेव कर देता हूँ। मैं ओनर हूँ इसलिए मैं कर सकता हूँ, अगर आप ओनर नहीं होंगे तो नहीं कर सकते। अब ये हमने पब्लिक कर दिया है। पाइपलाइंस पर एक बार वापस आते हैं, एक बार वापस रन करके देखते हैं, होपफुली चल जाना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो फिर इसका कुछ और सॉल्यूशन देखेंगे। नहीं, ये प्राइवेट पब्लिक से इसका इशू नहीं है, कुछ और इसका इशू लग रहा है मुझे भी। तो इस इशू को चेक करता हूँ मैं, फिर आपको क्लियर करता हूँ ये कैसे हुआ है। इस इशू को मैंने गूगल किया तो मुझे पता लगा जो लेटेस्ट अब अपडेट है उसका, माइक्रोसॉफ्ट का, उन्होंने जो भी माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट हैं पब्लिक या प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने अभी कुछ समय के लिए रूट कॉज उसका स्टक कर दिया है। हमें वो फॉर्म ही फिल करके भेजना पड़ेगा और उसके बाद वो अलाउ करेंगे। तो ये फॉर्म को मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप सिंपली क्रिएट कर सकते थे, बट माइट बी अप ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने वो फॉर्म को अलाउ करने के लिए बोला है। तो अब ये देखते हैं, ये करके फॉर्म फिल करके मैं इसको सबमिट कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही ये स्टार्ट होता है फिर हम इसको वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग गुड। जब हम लास्ट बार CI/CD की पाइपलाइंस की .NET कोर के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें हमें एक एरर शो हो रहा था ग्रांट परमिशंस को लेके। तो मैंने वो फॉर्म आपको दिखाया था, उसको मैंने फिल करके भेजा। उस फॉर्म में मैंने कुछ नहीं खास, बस ये लिखा कि मुझे लर्निंग पर्पज़ के लिए चाहिए, तो आप मेरे को उसको ग्रांट परमिशन दे दो। तो आज उनका मेरे को ये मेल रिसीव हुआ है। तो इस मेल में उन्होंने साफ साफ बोला है कि आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दी है। उसमें उन्होंने बस मुझे बोला कि मुझे जो परमिशंस मिली हैं वो प्राइवेट के लिए मिली है, तो आप जाके अपना प्राइवेट वो विजिबिलिटी प्राइवेट कर दो प्रोजेक्ट सेटिंग की।
तो मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी कर दिया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे अपने पास ओवरव्यू के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे विजिबिलिटी होगी। पहले पब्लिक थी बट मैंने इसको प्राइवेट कर दिया है। अब अपन अपनी पाइपलाइन पे चलते हैं। मैंने एक बार रन करके देखी थी तो ये सक्सेसफुली रन हो गई। अब एडिट करके मैं आपके सामने वापस से एक बार चला के देखता हूँ क्या होता है। तो हमने ये सारे टास्क लगा दिए थे रिकैप के लिए, एक रिस्टोर, बिल्ड, टेस्ट, पब्लिश और पब्लिश आर्टिफैक्ट्स। तो इन सब का जो भी आउटपुट आएगा वो हम एक फ़ोल्डर में लेंगे जिसका हमने नाम ड्रॉप फोल्डर रखा था। यही आर्टिफैक्ट फ़ोल्डर था। तो ये स्टार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ से क्यू करते हैं इसको। क्यू करने के बाद सिंपली हम यहाँ से इसको रन कर देते हैं। अब ये देखते हैं विंडोज़ मशीन पे हमारे एजेंट जो है हमारा वो विंडोज़ है। और यहाँ पे देखिए पहले वो एरर आ जाता था, कुछ ग्रांट और पब्लिकेशन इन फ्री टियर इज़ नॉट पॉसिबल और फिल फॉर्म समथिंग लाइक दैट था वो। बट अब ये देखिए अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसने बोला है कि पूल कौन सा है, एज़्योर पाइपलाइन इमेज जो हमने सेलेक्ट की थी। अभी ये क्यू में, तो अभी ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गई, विंडो मशीन स्टार्ट हो गई, इनिशियलाइज हो गई। यहाँ से ये चेकआउट करता है सबसे पहले आपके कोड को। उसके बाद ये फिर प्रोसेस जो हमने टास्क लगा रखे थे वो सारे टास्क 1 बाय 1 टॉप टू बॉटम चलते हैं। हमेशा याद रखिए टॉप टू बॉटम चलते हैं, रेंडमली कोई भी टास्क नहीं चलेगा। रिस्टोर हो रहे हैं, जो भी डिपेंडेंसी होती है प्रोजेक्ट की वो सारी अब रिस्टोर हो रही हैं। तो देखते हैं सक्सेसफुली होता है कैसे चलता है। अभी टास्क रिस्टोर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पे जो भी लॉग्स हैं प्रोजेक्ट की, जो भी टास्क की लॉग्स हैं वो राइट में आपके चलते भी रहेंगी। अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और कोई फेल्ड भी होता है तो आप उस पर्टिकुलर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फेल्ड दिख जाएगा। तो आप उसको उसकी फेल्ड क्यों हो रहा है वो भी पता कर सकते हैं उसको गो थ्रू करके। तो ये रिस्टोर प्रोसेस अभी मतलब चल रहा है 51 सेकेंड, 52 सेकेंड और टोटल पाइपलाइन हमारी 1 मिनट से चल रही है। अभी ये हम .NET कोर एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको सारे टास्क मैंने अच्छे से समझा ही दिए हैं। उसके बाद फिर हमने ये पाइपलाइन रन की है। 4-5 मिनट्स टोटल इसको लगेंगे पूरा बिल्ड होने में, टेस्ट होने में और इसके आर्टिफैक्ट जनरेट होने में। सब देखते हैं धीरे धीरे कैसे चल रहा है। अभी रिस्टोर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है 1 मिनट 26 सेकेंड में। अब बिल्ड प्रोसेस, अब आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होना शुरू होगी। जो हम लोकल पे जब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होती है तो उसी में ही हमें कंपाइल एरर्स और सब एरर शो हो जाते हैं। बिल्ड भी सक्सेसफुली हो गया है तो हमें कोई एरर शो नहीं हुआ है। अब उसके बाद टेस्ट, अगर आपका कोई टेस्ट केसेस लिखा रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है 0 पास। अगर आप यहाँ पे जाएंगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, 0 फेल्ड, पास 2। तो हमारे 2 टेस्ट केसेस थे, दोनों पास हो गए हैं। डमी प्रोजेक्ट है वरना 40-50-100 टेस्ट केसेस होते हैं। हमने आर्टिफैक्ट्स थे, सब पब्लिश हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया। अब हमें अपने आर्टिफैक्ट्स देखने हैं जो जनरेट हुए हैं। तो हम वहाँ पे एक बार इसको बैक जाएंगे, ओपन करेंगे, विंडोज़ पे जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं। आर्टिफैक्ट्स को क्लिक करेंगे, ड्रॉप पे जाएंगे, एक जिप फाइल बन गई आपकी आर्टिफैक्ट्स की। तो आपके आर्टिफैक्ट्स फोल्डर में जो भी आउटपुट था वो आ चुका है। अब हम इस आउटपुट को एज एन इनपुट लेके रिलीज़ फाइल बनाएंगे, राइट। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आउटपुट आ चुका है, उसके बाद अब हमें रिलीज़ करना है तो हम इसको रिलीज़ में भेज देंगे। तो 1 मिनट में अपना नोटपैड खोल लेता हूँ। तो हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ गया ड्रॉप फोल्डर में। अब हम उसको रिलीज़ जो हमारा है रिलीज़ की पाइपलाइन में उसको एज एन इनपुट भेज देंगे। तो हम न्यू रिलीज़ पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। अब देखिए पाइपलाइन रिलीज़ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी जो पोर्टल है, अब यहाँ पे आप चीज़ समझिए। सबसे पहले जो आपका एज़्योर पोर्टल था, एज़्योर पोर्टल में आपको रिसोर्सेज क्रिएट करनी पड़ेंगी क्योंकि डिप्लॉयमेंट के लिए हमें कोई रिसोर्सेज चाहिए होती है। फॉर एन एग्जांपल जैसे वेब ऐप्स हो गई, तो अभी हम अपनी एप्लीकेशन को एक वेब ऐप में डिप्लॉय करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक रिसोर्स ग्रुप। तो हम रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपने पोर्टल पे जाइए, रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक किए। ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं शो होगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट करेंगे। रिसोर्स ग्रुप एक कंटेनर होता है
जिसके अंदर आप अपनी सारी रिसोर्सेज रख सकते हैं। यहाँ पे आपका वो सब्सक्रिप्शन बोलेगा। अभी हमारा फ्री टियर है, अगर आपके पास और कोई सब्सक्रिप्शन है, पे एज यू गो और डिफरेंट सब्सक्रिप्शन, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अब आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना है। रिसोर्स ग्रुप का नाम मैंने दे दिया फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, जो भी रीज़न आपको ठीक लगता है उसको बनाइए, रिव्यू क्रिएट करिए और ये आपका रिसोर्स ग्रुप बन गया। रिसोर्स ग्रुप इज सिंपली अ कंटेनर इन विच वी पुट ऑल द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। तो हम सारी जो भी सर्विसेज हैं वो रिसोर्स ग्रुप में बनाएंगे। ये आ गया हमारा रिसोर्स ग्रुप रेडी। अब इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमें क्या बनाना है, एक बनानी है वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं वेब एप्लीकेशन, वेब, जिसके अंदर अपनी अपनी ये जो डॉटनेट कोर की एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है वो हम इसको इस ऐप सर्विस में, ऐप सर्विस बोलते हैं, सर्विस का नाम ऐप सर्विस है, इसके अंदर वेब ऐप बनती है। तो ये ऐप सर्विस क्रिएट कर लेंगे, फ्री टियर है। अब रिसोर्स ग्रुप पूछ रहा है, तो अब आपको आपका, या तो आप यहाँ से नया बना लीजिए या हमने जो बनाया था उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप पहले भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, क्रिएट न्यू से यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है वेब ऐप का नेम। तो मेरी वेब ऐप का नेम क्या है, क्लाउड निंजा। देखते हैं, ये यहाँ पे पता लग जाएगा, क्लाउड निंजा नाम से है और ये आपका पूरा URL यही आएगा, cloudninja.azureWebsite.net। उसके बाद कोड को हमने सेलेक्ट करा, हमारा रन टाइम स्लैक डॉटनेट कोर एप्लीकेशन है। अगर आपकी कोई और हो, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, जावा, नोड.js, बट अभी आप फोकस करिए डॉटनेट कोर। हमारी डॉटनेट कोर है, हमने डॉटनेट कोर सेलेक्ट कर ली। ठीक है, जैसे आप डॉटनेट कोर सेलेक्ट करेंगे खुद से विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम बना देगा। दैट इज़ गुड फॉर अस। हमें जहाँ भी चाहिए, मैं ईस्ट यूएस में रख रहा हूँ, हमारा रिसोर्स ग्रुप भी ईस्ट यूएस में था तो सब ईस्ट यूएस में बन जाएगा। जब हम ऐप सर्विस बनाते हैं तो ऐप सर्विस के लिए ये खुद से एक प्लान क्रिएट करता है। अभी ये फ्री क्रिएट कर रहा है, मुझे फ्री चाहिए, बट अगर आप अपने प्रोडक्शन लेवल पे बनाते हैं तो डिफरेंट प्लान होते हैं। मैं आपको बस नाम बता देता हूँ, जैसे बेसिक होता है, स्टैंडर्ड होता है, प्रीमियम होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी वहाँ पे ट्रैफिक आ रही है और किस तरह का आप प्लान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर अच्छा ट्रैफिक आता है तो आप प्रीमियम्स पे जाइए, अगर नॉर्मल आ रहा है तो बेसिक पे चले जाइए। तो इस तरह से आप वहाँ पे प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ही आप देख, ये तो नाम है, बाकी आप प्लान सेलेक्ट करने के लिए आपको ऐप सर्विस प्लान है एक, यहाँ पे जैसे ऐप सर्विस है ऐसे ही वहाँ पे एक ऐप सर्विस प्लान होगा अपने पास ऑप्शन, वहाँ पे जाके हम उसको देख सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ उसको भी। तो ये हमने वेब ऐप सर्विस रिव्यू क्रिएट के लिए डाल दिए, सारा मतलब रिव्यू हो गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप उसको ओवरऑल देख सकते हैं कि हमारा फ्री का है। उसके बाद हमारा इसका नाम ये है, आपकी रन टाइम स्टैक ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, सब कुछ ये है। जब आप ट्राई करेंगे तो हमेशा याद रखिए फ्री टियर ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपके ये जो क्रेडिट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जल्दी, जो आपको 14,000 के अराउंड मिलते हैं। तो अभी हमारा बनना शुरू हो गया है, हार्डली 2-5 मिनट्स लेगा, ये भी 2-3 मिनट्स। इतने में वीडियो पॉज कर देता हूँ, जैसे ये बन जाएगा फिर अपन देखते हैं। हमारी रिसोर्स रेडी हो चुकी है, अब हम अपनी रिसोर्स पे जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी रिसोर्स का नाम आ रहा है जो हमने बताया था, क्लाउड निंजा। उसके बाद ये अगर आप अभी ब्राउज़ करेंगे या ये URL मैं किसी को भी दूंगा तो उसको जो अभी मुझे UI पेज दिख रहा है इस तरह का ये पेज दिखेगा। अब ये पब्लिकली है, मतलब आपने ये जो बना दिया है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ डिप्लॉय करके देते हैं। तो ये आप किसी को भी URL दीजिए वो इस तरह का पेज दिखेगा। अब हम इसी पेज को जब हम अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ और आपको ऐप सर्विस प्लान का एक चीज़ मैं बता रहा था। अभी हमारा ऐप सर्विस प्लान F1 फ्री है, इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ ऐप सर्विस प्लान आ गया। आप इसको स्केल अप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप स्केल अप करेंगे तो आपका जो भी अभी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, अभी हमारा फ्री वाला है F1, फिर D1, B1, ऐसी प्रोडक्शन के लिए अगर टेस्ट करना है तो प्रीमियम्स के आ जाते हैं P1, P2। तो इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंगली जो भी प्लान सही लगता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो बट ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए हमेशा आपको फ्री ही यूज़ करना है। तो हमारी वेब ऐप सर्विस अब रेडी है, वेब ऐप सर्विस हमने क्रिएट कर ली है। अब हम अपनी पाइपलाइन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वापस से हमें रिलीज़ के लिए भी कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है। तो अभी हमें पता है हमारी को एज्योर ऐप सर्विस में जो हमने अभी क्रिएट किया उसमें डिप्लॉयमेंट करना है, हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे अभी मेरे को किस एनवायरनमेंट का बनाना है, मैं वो एनवायरनमेंट का नाम लिख देता हूँ।
और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो पिछले से हमारी जो ये पाइपलाइन है, जो हमारी पाइपलाइन में जो हमने बिल्ड किया था उससे जो आउटपुट आएगा वो हमें एज एन इनपुट देना है। तो ये पूछ रहा है सोर्स। हमारी जो पाइपलाइन का नाम था वो ASP.NET Core -CI था, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। पूछ रहा है लेटेस्ट, हाँ हमें लेटेस्ट चाहिए, ये उसने एलियास बना दिया तो ऐड कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, आपको वहाँ पे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए हमने वहाँ पे ट्रिगर्स लगाए थे। ट्रिगर्स का ऑप्शन मैंने बताया था कि ट्रिगर्स लगा लेंगे तो ट्रिगर से चल जाएगा। अब कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए ये जो आपको दिख रहा है ये एक साइन, इसको हमें डिसेबल की जगह एनेबल कर देना है। तो जैसे ही आप एनेबल कर देंगे तो यहाँ पे जैसे ही आपका बिल्ड कंप्लीट सक्सेसफुली होगा ये पाइपलाइन खुद से ऑटो ट्रिगर हो जाएगी। अगर आपको मैनुअली करनी है तो हटा के रखना है, और ऑटो ट्रिगर करनी है तो खुद से ये आप राइट टिक करवा देंगे तो हो जाएगी। अगर आपको प्री डिप्लॉयमेंट से पहले कोई कंडीशंस लगानी है तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि आपको किसी का अप्रूवल चाहिए, आपका यहाँ पे ये तो चालू हो जाएगा बट अप्रूवल के बिना चीज़ें नहीं चलें, क्योंकि कई केसेस होता है जैसे प्रोडक्शन पे आपको भेजना है, तुम भाई आपका अप्रूवल चाहिए, आप चेक करना चाहते हैं, तो आप वो सारे यहाँ पे आप प्री अप्रूवल अगर एनेबल कर देंगे तो यूज़र सेलेक्ट करिए, वो अप्रूवल दे देगा। अगर वो अप्रूवल नहीं देगा तो वो रुक जाएगा। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें, गेट्स अगर आपको कोई गेट्स लगाना है, बिफोर गेट्स का यही रूल है कि आप अपने जो भी डिप्लॉयमेंट है वो अगर आपका कितने दिन तक डिले करना है, क्या रखना है, कोई उसमें एरर तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आप गेट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो आपको जो भी अप्रूवल से रिलेटेड है वो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप बंद कर लेते हैं। हम नॉर्मली हमने इनेबल कर दिया। अब टास्क पर आते हैं। अब ये रेड सिग्नल, जितने भी रेड अगर साइन है तो इसका मतलब आपने कुछ अभी मिस कर रखा है, आपको ये फुलफ़िल करने हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एज़्योर सब्सक्रिप्शन पे, हमारा सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑथराइज, फर्स्ट टाइम जब भी करेंगे आपको वो ऑथराइजेशन के लिए बोलेगा। तो ऑथराइजेशन में आपको अपनी आईडी डाल देनी है, अल्टी क्लाउड जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड डाल दीजिए। सक्सेसफुली ऑथराइजेशन होने के बाद यहाँ पे आपको ग्रीन, ये रेड जो साइन आ रहा है ये हट जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा बट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये बोल रहा है ऐप टाइप आपकी वेब ऐप ऑन विंडोज़ है या फिर वो लाइनेक्स है या कोई और मोबाइल ऐप है या कुछ भी है, मतलब सब चीज़ आपको यहाँ पे शो होगी। तो हमारी विंडोज़ ही है। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है, वो रेड साइन हट गया, रेड कलर की जो बाउंड्री सी आ रही थी। उसके बाद अब ऐप सर्विस नेम हमने क्लाउड निंजा नाम से बनाया था, तो इसको एक दो बार रिफ़्रेश करते हैं, क्लाउड निंजा रेडी। हमारा ये डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हो गया है, सब चीज़ हमने फुलफ़िल कर दी है। अब आके आप यहाँ पे चेक कर लीजिए आपको कुछ लगता है। यहाँ पे बस ये चीज़ देखिए कि पैकेज और फोल्डर, हमारा ड्रॉप फोल्डर है, उसको आप जाके ड्रॉप फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके आगे, क्योंकि अब देखिए ड्रॉप फोल्डर के आगे जिप फाइल का नाम हमारा सेम ही रहेगा, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार आप जाइए ड्रॉप फोल्डर में, जिप फाइल को भी हमारा सेलेक्ट कर लीजिए। आपने पूरा पाथ दे दिया जिप फाइल, मतलब आपका जो भी आउटपुट आया है वो आप इसमें डिप्लॉय करना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली वो एग्जैक्ट जो भी पाथ है वो सब जब खुद से ही कवर कर लेगा और आप इसको डिप्लॉय करा देंगे। तो अब हम इसको सेव करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पे क्रिएट रिलीज़, वहाँ पे क्यू में आता था आपका सेव एंड क्यू, यहाँ पे सेव और उसके बाद क्रिएट रिलीज़। क्रिएट रिलीज़ यहाँ आपको ये आपका दिख रहा है, क्रिएट पे क्लिक करें, रिलीज़ 1 पे आप जाएंगे। अब आपको डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट टाइम इसको क्लोज़ कर दीजिए। अभी देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट कैसे प्रोसेस होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो वो है ड्रॉप फोल्डर ना, उसमें जो हमारा ड्रॉप फोल्डर के अंदर जो वर्ज़न होता है या फिर फाइल का एक वर्ज़न हर बार क्रिएट होता रहता है, इससे आप चेक कर सकते हैं कि हम कौन से वर्ज़न को भेज रहे हैं। तो हमारा 202.109.8 है, ये हमारा डिप्लॉय हो रहा है वेब ऐप में। आप देख सकते हैं ये इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया, जो इनपुट इसको हम इसमें भेज रहे हैं। अब इसकी लॉग्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो रन ऑन एजेंट, मशीन स्टार्ट हो गई है आपकी। हर चीज़ के पीछे एक मशीन होगी जिस पे ये सारे टास्क चलते हैं। तो ये मशीन का, और जैसी ये पाइपलाइन बंद हो, जैसी पाइपलाइन का सारे टास्क ख़त्म, मशीन भी क्लोज। और ये मशीन आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस मशीन में अभी ये स्टार्ट है, अभी चालू कर रहे हैं, ये चालू हो रही है। अब ये देखते हैं अब इसके एक एक टास्क
हार्डली 2-3 मिनट लेती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, और ये सीधा डिप्लॉय कर देगी। फिर हम अपनी वेब ऐप को ब्राउज़ करके देखते हैं कि वहाँ पे वो एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई या नहीं। डिप्लॉय प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइज हो चुका था, डाउनलोड आर्टिफैक्ट्स जो थे हमारे वो डाउनलोड हो गए, अब डिप्लॉयमेंट ही चल रहा है। सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। अब डिप्लॉय होने के बाद हमें वापस से क्लाउड निंजा पर आना है। हमारी जो वेब ऐप है, हमने वेब ऐप को अपने ओवरव्यू पे क्लिक करके रखा है। यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन है, ब्राउज़ करेंगे और अब देखते हैं। पहले आपको मैंने एक पेज दिखाया था जो माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट पेज था, बट अब देखिए आप, जो हमारी एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो गई। सो ये आपकी पहली जो एप्लीकेशन है, आपने खुद ने इसकी CI पाइपलाइन बनाई, खुद ने ही आर्टिफैक्ट जनरेट किए, खुद से उस आर्टिफैक्ट्स को रिलीज़ पाइपलाइन में भेजा और रिलीज़ पाइपलाइन से आपने उसको वेब ऐप में डिप्लॉय किया। यही सेम प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, बस टास्क थोड़े ज़्यादा कम अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे कि हमने एक तरह से UI को ही डिप्लॉय किया और मिडलवेयर को डिप्लॉय कर दिया, बट अब डेटाबेस के लिए हम कैसे उसको DB के लिए पाइपलाइंस में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब DB वालों के लिए हम टास्क लगाएंगे, उसको बिल्ड करेंगे, फिर DB को कैसे डिप्लॉय करते हैं, तो वो अब हम इस आने वाले नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।